अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामर चिकमा है। पिछली वीडियो में हमने बहुत सिंपल काम किया था, बॉल और पैडल को सेट किया था। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखने लगे हैं, उनको सीखने लगे हैं और हम बेसिकली ये देखने लगे हैं कि एडवांस मूवमेंट क्या बला है और डेल्टा टाइम क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हम थोड़ा सा झांकेंगे, ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है उसको समझेंगे और बस बहुत कुछ है सीखने को। तो ये टॉपिक, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए और मुझे उम्मीद है कि आप घबराएंगे नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पोंग की गेम को बनाते वक्त हमने बॉल को मूव किया था पोंग के अंदर, राइट। और वो हमने इस तरह से किया था कि बॉल जो है वो दो एक्सिस पे मूव करती है, एक्स और वाई। लिहाजा उसकी दो कंपोनेंट्स होंगे स्पीड के, मतलब दो स्पीड होंगी, एक होगी एक्स स्पीड और एक होगी वाई स्पीड। के हर फ्रेम में इतना डिस्टेंस एक्स पे चलेगा, एक्स एक्सिस में, राइट। और वाई एक्सिस में इतना डिस्टेंस चलेगा। यानी कि मिसाल के तौर पे हम कह लें कि एक्स की स्पीड यहाँ 2 है और वाई की स्पीड यहाँ 4 है। तो यानी कि हर फ्रेम में जो है बॉल एक्स एक्स एक्सिस पे 2 राइट जा रही है और मतलब वाई एक्सिस पे 2 मतलब डाउन जा रही है, ठीक है, या अप कह लो, -2 कह लो। इस तरह से करते थे हम, लेकिन अब हम एक डिफरेंट अप्रोच के साथ इसी स्पीड के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। तो ये रहा वो कॉन्सेप्ट आपके सामने। बजाय इसके कि हम एक्स स्पीड सेट करें, वाई स्पीड सेट करें और बॉल को फिर हर फ्रेम एक्स और वाई प्लस माइनस करें, जो भी सीन है, राइट, तो उससे बॉल मूव करे, उसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि हम एक स्पीड कंपोनेंट बनाते हैं। सिर्फ एक नंबर, स्पीड एक नंबर है, राइट। और हम वो कह सकते हैं मिसाल के तौर पे 40 की स्पीड, लेकिन उसका डायरेक्शन जो सेट होगा वो एंगल से होगा। तो मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं 45 डिग्री एंगल, तो 45 डिग्री एंगल पे 50 स्पीड या 60 स्पीड। ये जो तरीका है ये ज़्यादा नेचुरल है, ये हमें ज़्यादा समझ आता है और हमें पता है कि एंगल्स जो है उनको हम प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हैं। कभी भी एक जाती हुई गाड़ी का हम ये नहीं कहते कि इसकी एक्स स्पीड ये है, इसकी वाई स्पीड ये है, ये तो कंप्यूटर के अंदर हमने टर्म्स बना ली। लेकिन जो असल जो नॉर्मल ह्यूमन टर्म है वो है स्पीड और एंगल। के किसी भी चीज़ का एक स्पीड होती है, वैल्यू होती है कि किस वैल्यू से वो मूव कर रही है चीज़, और उसका डायरेक्शन होता है यानी कि एंगल, कि कहाँ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ दो चीज़ें दें किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में, एक है स्पीड और दूसरा है एंगल। हम ये नहीं चाहते कि हम एक्स स्पीड दें, वाई स्पीड दें और फिर सोचने लग जाएं कि वो किस एंगल पर मूव कर रही है। दैट्स स्टूपिड, राइट। एक तो ये चीज़ है, दूसरी ये चीज़ है कि एंगल के साथ एक कन्वीनियंस भी है और वो कन्वीनियंस हम आगे जाते जाते सीखेंगे क्या कन्वीनियंस हैं अगर हम एंगल को यूज़ करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा बुनियादी मसला आ जाता है और वो मसला ये है कि स्पीड और एंगल को हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह से समाए। मतलब कंप्यूटर को कैसे समझ आएगी कि फला एंगल है तो उसने एक खास डायरेक्शन में मूव करना है और बराबर मूवमेंट हो। मतलब ये कि मैं अगर कहूँ 80 डिग्री एंगल, 70 डिग्री एंगल, जो भी मैं एंगल कहूँ उस पर स्पीड भी बराबर होगा, राइट, एक ही जैसी स्पीड हो। तो ये कैसे हो सकता है? हम किस तरह से कंप्यूटर को बता सकते हैं? तो अगेन वही बात आ जाती है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, एक्स स्पीड और वाई स्पीड अभी भी मौजूद होगी, लेकिन हम उसको एज इनपुट नहीं देंगे। हम कंप्यूटर को कहेंगे कि वो कैलकुलेट करे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि हम जो भी स्पीड और एंगल फराहम करेंगे कंप्यूटर को, वो हमें बदले में उसके एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड और वाई कंपोनेंट ऑफ स्पीड देगा, कि जिसके ज़रिए हम फिर बॉल को उसी तरह मूव करेंगे जिस तरह हम पहले करते थे, कि एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड को ऐड कर दिया बॉल के एक्स के अंदर और वाई कंपोनेंट स्पीड को ऐड कर दिया बॉल के वाई पोजीशन के अंदर। दैट्स हाउ इट इज। अब इस पूरे केस में कुछ इक्वेशंस आ जाती हैं, कुछ रिलेशंस आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और वो सब हमने सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्री से। ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ है? ट्रिगोनोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कि जिसमें हम रिलेशंस, साइड के रिलेशंस, जो ट्राइंगल के जितनी भी साइड्स होते हैं उनके रिलेशंस और लेंथ्स, एंगल्स, उन सब का ना रेशियोज वगैरह, ताल्लुकात को हम समझते हैं। और अगर हम देखें इस ट्राइंगल में तो आपको नज़र आएगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या मुराद है? राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद है कि 90 डिग्री यहाँ बनता है, और 90 डिग्री इसलिए बनता है क्योंकि ज़ाहिर है एक्स एंड वाई कंपोनेंट तो होंगे हर स्पीड और एंगल के। तो जब भी एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें कुछ इक्वेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो चंद इक्वेशंस हैं वो गेम प्रोग्रामिंग में इंतहा की यूज़ होती हैं। लाइक हर दूसरी तीसरी गेम में ट्रिगोनोमेट्री की वो इक्वेशंस यूज़ होती हैं और वो इंतहाई अहम इक्वेशंस हैं और मेरी फेवरेट इक्वेशंस भी हैं, ज़ाहिर है क्योंकि मैं यूज़ बहुत करता हूँ उन्हें। तो हमने इस बला यानी ट्रिगोनोमेट्री को इस्तेमाल क्यों करना है? इसलिए कि ताकि हम
एंगल्स और लेंथ्स को सॉल्व कर सकें। बेसिकली हमने कंप्यूटर को एंगल और वेलोसिटी या स्पीड देनी है और उसके बदले में हमें एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड और वाई कंपोनेंट्स ऑफ स्पीड मिलेंगी कि जिसके ज़रिए हम फिर ज़ाहिर बॉल को मूव कर सकेंगे जिस तरह से हम चाहते हैं, यानी कि हाफ एंगल में और हाफ वेलोसिटी में बॉल को मूव करना। तो ये है ट्रिगोनोमेट्री की वो इक्वेशंस जो हमने इस्तेमाल करनी है। सो का टोआ यानी कि साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, कॉस का मतलब है एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस और टैन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल पे गौर करें तो ये जो लंबी लाइन है ये हमारी वो वेलोसिटी है, ठीक है, ये हमारी वो वेलोसिटी है और यहाँ इसका एक एंगल है, राइट, और इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, यानी कि लॉन्गेस्ट टेक दैट डजंट अलाइन टू बोथ एक्सिस एक्स एंड वाई, ठीक है। उसके बाद जो एंगल के उल्टा है, जो एंगल के अपोजिट लाइन है वो उसको अपोजिट कहते हैं, ठीक है, और फिर एंगल के जो साथ है उसको एडजेसेंट कह देते हैं। वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ हाइपोटेनियस यानी कि स्पीड या वेलोसिटी हमारी। साइन कॉस टैन क्या चीज़ है? ये रेशियोज हैं, ये हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हर राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होता है, ये तीनों इक्वेशंस। ये मैंने यहाँ लिखी हुई है, कॉस एंगल इज इक्वल टू एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इक्वल टू कॉस एंगल, सेम चीज़ बस उल्टे कर दी। अब मैंने ये जो हाइपोटेनियस है इसको मैंने राइट साइड पे कर दिया, राइट, तो कॉस एंगल आई थिंक इट्स मल्टीप्लाई, क्योंकि वहाँ डिवाइड कर रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये मैं छोटी सी मिस्टेक कर दी, लेट मी जस्ट फिक्स इट। तो कॉस एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस इज इक्वल टू एडजस्टेंट, यानी कि जो एडजस्टेंट है वो हमारे केस में एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स स्पीड होगी, तो एक्स स्पीड इज इक्वल टू कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनियस यानी कि स्पीड जो हमारी होगी, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाती है कि जिसके ज़रिए हम एक्स कंपोनेंट ऑफ स्पीड तलाश कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं साइन एंगल में जाऊँ, साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस का मतलब है स्पीड जो हमारी होगी, एंगल जो ज़रा हम देंगे, एंगल जिस डायरेक्शन में मूव करना है, और अपोजिट जो है वो हमारा वाई है, राइट। अब मैं दिखाता हूँ, ये अपोजिट हमारा वाई, एडजेसेंट हमारा एक्स, तो साइन एंगल इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। अब इसको उल्टा कर देते हैं, राइट, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस इक्वल साइन एंगल, अपोजिट, अब जो हाइपोटेनस है वो डिवाइड हो रहा था तो उसको राइट साइड पे लेके जा गए तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मैथ के एक असूल है। तो हाँ, अपोजिट इज इक्वल टू साइन एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, इन आवर केस अपोजिट इज इक्वल टू वाई, तो यानी कि वाई इज इक्वल टू साइन एंगल मल्टीप्लाई हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस जो है अगर हम देखें तो ये हमारी स्पीड है या वेलोसिटी है, तो हम यहाँ स्पीड भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस मिल गई, वाई की कि वाई कंपोनेंट कैसे मिलना है और एक्स की। इसके अलावा भी कुछ इक्वेशंस हैं जैसे कि लेंथ, एंगल्स को भी हम तलाश कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, अगर हमें ज़ाहिर है एक्स और वाई का पता हो, या इस तरह की कुछ इक्वेशंस जो कि मैं सोच रहा हूँ इस पर एक सेपरेट वीडियो करनी पड़ेगी। तो ये रहा हमारा रिजल्ट कि जिस रिजल्ट के लिए हमने उस सारे प्रोसेस से गुजरे, एक्स कंपोनेंट को तलाश करने के लिए कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस, और वाई कंपोनेंट या वाई स्पीड को तलाश करने के लिए साइन एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस। अगेन साइन और कॉस सिर्फ रेशियोज हैं और वो हर एंगल के लिहाज से एक रेशियो होता है जो हमें मिलता है और हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाइपोटेन्यूस से, और हाइपोटेन्यूस हमारे केस में क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, और कोई भी वेक्टर हो सकता है, कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो हमने जो समझना था वो समझ लिया। अब हम सेट करते हैं यहाँ फ्लोट स्पीड, राइट, और फ्लोट एंगल, ये दो चीज़ें जो हमने देनी है। उसके बाद हमने उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड भी करना है, तो उसके लिए हम वेक्टर 2 यूज़ करते हैं, वेक्टर 2 स्पीड। अब दोनों के नाम स्पीड है तो हम ऐसे करते हैं कि इसको हम कह देते हैं डिफ़ॉल्ट स्पीड। ये जो हम तीन वेरिएबल्स बनाए ये मैंने game.h में क्लास गेम प्राइवेट वेरिएबल्स के अंदर बनाया है, और मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी चीज़ जो हम गेम के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं और हम ग्लोबली इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक फंक्शन के साथ फिक्स नहीं बल्कि ओवरऑल पूरी गेम के अंदर, तो वो हम यहाँ उनको डिक्लेयर करेंगे। अब मैं game.cpp में जाता हूँ और इनको इनिशियलाइज करता हूँ। तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्पीड है वो हम सेट कर देते हैं 1.0f, और जो हमारा, बल्कि 1.0 भी नहीं करते, 0.1 कर देते हैं, कम ही रखें तो अच्छा है। और एंगल को अभी के लिए हम ज़्यादा नहीं छेड़ते, और स्पीड को हम सेट कर देते हैं वेक्टर 2f 0.0f, मतलब सिर्फ इनिशियलाइज कर रहा हूँ। मैंने यहाँ वेक्टर 2f यूज़ किया, लेकिन मैंने यहाँ वेक्टर 2 यूज़ किया, तो यहाँ f लगाना लाजमी है स्पीड के साथ। ऑलराइट, अब हमने एक इवेंट डालना है कि जब हम क्लिक करें तो बॉल जो है वो मूव करने लग जाए और पैडल से उठ जाए। e.type इज इक्वल टू इवेंट माउस बटन रेस्ट
और ब्रैकेट्स, और ये मैंने गलत जगह डाल दिया तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या होगा, बॉल मूव करेगी और वो एक एंगल पे मूव करेगी। तो हमने एंगल सेट करना है, तो ये मैंने एंगल सेट कर दिया -20 -100% 140, यानी कि अगर नेगेटिव एंगल है तो इसका मतलब बॉल ऊपर को ही जाएगी। और उसके बाद मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180। अब पाई जो है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, बाय द वे इट्स नॉट पाई, इट्स एम पाई। और एम पाई जो है वो हमें मिलेगा, अगर मैं इंक्लूड करूँ math.h, तो इसके अंदर हमें पाई की वैल्यू मिल जाएगी, एम पाई आई थिंक इसके अंदर हमें मिलेगा, यस। और एम पाई क्या है, 3.15192 जो भी है ठीक है। और इससे हम क्या कर रहे हैं, ये पहले हम डिग्रीज के अंदर एंगल को ले रहे हैं, यानी कि 0 से 360 डिग्री जो हमें पता है, लेकिन एंगल की एक और शक्ल है वो है रेडियंस। तो मल्टीप्लाई बाय एम पाई डिवाइड बाय 180 से हम इस डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करें, और जो हमारे साइन और कॉस के फंक्शंस हैं वो रेडियंस के साथ चलते हैं, डिग्रीज के साथ नहीं चलते। लेकिन हमें डिग्री से बेहतर समझ आती है ना, क्योंकि हमने पूरा जो मैथ है, हमने जितनी भी मैथमेटिक्स पढ़ी है वो उसमें हमने एंगल्स को यूज़ किया है, मतलब डिग्रीज को, सॉरी। तो डिग्रीज माइनस में होगी तो ऊपर होगा, राइट, इस तरह से, राइट। -140 विल बी समथिंग लाइक दिस, और पैडल से ऊपर। तो अब हम एंगल को सेट करने के बाद स्पीड को सेट करते हैं। और जब मैं स्पीड की यहाँ बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं एक्स एंड वाई कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ स्पीड के, राइट। तो मैं यहाँ कहता हूँ स्पीड डॉट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, स्पीड डॉट वाई इज इक्वल टू समथिंग। अब जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था, एक्स के लिए था कॉस एंगल मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेनस की लेंथ। तो वो क्या थी हमारे केस में, क्या है वो, डिफॉल्ट स्पीड। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं साइन लगा देता हूँ। हमारी यहाँ स्पीड तो सेट हो गई, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि बॉल जो है मूव भी करे ना। स्पीड सेट करने से बॉल नहीं मूव करती, स्पीड को अप्लाई करेंगे तो बॉल मूव करेगी। तो मैं कहता हूँ एफ स्पीड डॉट वाई इज इक्वल्स टू 0.0 f। तो फिर बॉल को सेट करते रहो पैडल के ऊपर, ये पैडल के ऊपर बॉल को सेट करने का कोड है, वरना जो है बॉल को मूव करो। बॉल को मूव करने से मुराद बॉल डॉट सेट पोजीशन, और हम ये किस तरह से करेंगे सेट, पहले हम वेक्टर 2f लिख देते हैं और फिर हम यहाँ कहते हैं बॉल डॉट गेट पोजीशन, ठीक है। और उसके x में हम ऐड करेंगे स्पीड डॉट एक्स, और बॉल डॉट गेट पोजीशन डॉट वाई में सेट करेंगे स्पीड डॉट वाई। तो अब वक्त आ गया है कि हम देखें कि क्लिक दबाने से क्या होता है। बॉल मूव कर रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं बार बार टेस्ट करूँ, तो जब मैं क्लिक दबाता हूँ तो बॉल निकल जाती है, तो मैं बार बार टेस्ट नहीं कर सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही फिर से क्लिक दबाऊँ तो बॉल वापस बोर्ड पर आए और फिर से एंगल सेट हो, फिर से स्पीड सेट हो। तो लिहाजा मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसको नहीं, इस इक्वेशन को, कि जिससे बॉल पैडल के ऊपर दरमियान में सेट होती है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ कि जब भी मैं क्लिक दबाऊँ तो बॉल दोबारा सेट हो जाए। क्लिक 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 क्लिक। गौर किया, क्या गौर कर रहे हैं आप? मैं तो ये बात गौर कर रहा हूँ कि बॉल जिस एंगल में भी जा रही है वो एक स्पेशल स्पीड्स में जा रही है, वो एक स्पेसिफिक स्पीड में मूव कर रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि बॉल जब किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करे, किसी दूसरे एंगल में मूव करे तो वो एक डिफरेंट स्पीड में मूव करे, बल्कि जिस जगह में मूव कर रही है, जिस एंगल में मूव कर रही है वो सेम स्पीड में मूव कर रही है बॉल। फर्ज करो मैंने बॉल को किसी और एंगल में मूव करने में सिर्फ एंगल सेट कर दूंगा और फिर से कॉस साइन का इक्वेशन यूज करके कंपोनेंट्स लेकर मूव करने लग जाऊंगा उस डायरेक्शन में। तो दैट्स व्हाट एडवांस मूवमेंट रियली मीन्स। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, और वो मसला ये है कि मिसाल के तौर पर SFML में एक फंक्शन है जिससे हम अपनी गेम के फ्रेम रेट्स को सेट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ कहता हूँ विंडो सेट फ्रेम रेट लिमिट, और इसको सेट कर देते हैं हम 30। तो ये जो हमने सेट फ्रेम रेट लिमिट एक लगाई है, कोई लिमिट लगाई है, ये हमने क्या किया है, FPS कम किए हैं अपने गेम के, कि पहले पता नहीं कितने FPS थे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो हमने FPS किए हैं वो हमने कर दिए 30 FPS। और 30 FPS से मुराद है कि 30 फ्रेम्स होंगे, गेम लूप 30 बार चलेगा 1 सेकंड में, उससे ज़्यादा नहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा अजीब सा हो गया सीन, राइट। शायद आप नहीं गौर कर पा रहे, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही है कि स्लो होगी गेम, राइट। तो अब मैं अगर क्लिक दबाऊँ तो यस, ये क्या सीन है, मैंने क्लिक दबाया, गेम हमारी चल रही है और बॉल मूव कर रही है, राइट। आप देख सकते हैं बॉल
बहुत स्लोली मूव कर रही है, मूव ज़रूर कर रही है लेकिन स्लोली। अगर फ़र्ज़ करो कि आपका कंप्यूटर कमज़ोर है, राइट, और आप मेरी ये गेम खेलो, राइट, और उसके उसमें 30 फ्रेम्स आ रहे हैं, 30 FPS आ रही है, तो बॉल इतनी स्लो चलेगी उसमें। अब चलो 30 फ्रेम्स छोड़ो, मैं कहता हूँ 60 फ्रेम्स, मैं क्लिक करता हूँ और बॉल मूव कर रही है पहले से ज़्यादा, बल्कि बॉल मूव कर रही है 2 गुना ज़्यादा। इसका ये मतलब है कि हर कंप्यूटर में बॉल की जो स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी। चलो हम कहते हैं कि जिस कंप्यूटर में भी ये गेम चलेगी वो अच्छे कंप्यूटर्स हैं, राइट। तो इसका मतलब ये कि अगर हम सिर्फ उनकी फ्रेम लिमिट कर दें और अच्छी स्पीड लगा दें तो सब फिट है। मिसाल के तौर पर मैं जितने भी कंप्यूटर्स में गेम चलाऊं उसमें कम से कम 60 फ्रेम्स पर सेकंड आए, तो उसकी हम लिमिट लगा देंगे, तो इस तरह से 60 से कभी भी ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकंड नहीं होंगे और गेम हर कंप्यूटर में सेम चलेगी। लेकिन आइडियल सिनेरियो में ऐसा नहीं होता। आइडियल जो हमारा केस है उसमें, आइडियल क्या, आइडियल केस कोई है ही नहीं। और ये कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कमज़ोर भी होते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, हर किस्म के होते हैं। तो कुछ कंप्यूटर्स में 20 FPS आ रहे होंगे गेम के, कुछ में 30 आ रहे होंगे, कुछ में 40 आ रहे होंगे। तो हर कंप्यूटर में एक अलग ही FPS आ रहे होंगे, फ्रेम्स पर सेकंड आ रहे होंगे। तो ऐसे में जो हमारा गेम का एक्सपीरियंस है, जो हमारी गेम के अंदर मूवमेंट्स होंगी, जो भी कुछ होगा वो FPS पर बेस है कि जितने कम FPS होंगे उतनी स्लो गेम होगी, जितने ज़्यादा FPS होंगे उतनी तेज़ गेम होगी, उतनी मुश्किल गेम हो जाएगी। तो इसको कैसे हल करना है? इस मसले की हल की तरफ जाने से पहले हम ये देख लें कि ये हो क्यों रहा है। अगर हम अपडेट के अंदर कहते हैं x इज इक्वल टू 1.0 या फिर हम 0.1 f कह सकते हैं, हमारा जो केस है बॉल का, कि हम बॉल में 0.1 f स्पीड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो x कह दिया, x y दोनों में 0.1 f ऐड कर लो, राइट। लेकिन अभी हमारे केस में कह लो कि स्पीड जो है 90 डिग्री पर 0.1 f ऐड कर रहे हैं। तो 60 FPS में जितनी भी स्पीड होगी उससे डबल स्पीड होगी 120 FPS में। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि अपडेट के अंदर डाला है ना, 0.1 f ऐड कर रहे हैं। अपडेट जो है 60 टाइम्स हो रही है गेम, 60 टाइम्स हम मूवमेंट करा रहे हैं बॉल की। तो अगर बॉल की 60 टाइम्स 0.1 ऐड कर रहे हैं तो यानी कि एक सेकंड में 6.0 f जो है वो ऐड होगी। यानी कि अभी यहाँ थी तो एक सेकंड में यहाँ पहुँच गई, राइट। लेकिन अगर यही 120 FPS में मूव करना हो तो वो डबल करेगी, क्योंकि 60 का डबल FPS हो गया। तो वो फिर कितने मूव करेगी यूनिट्स? 12 यूनिट्स मूव करेगी एक सेकंड में। तो ये है वो मसला कि FPS पर हमारी बॉल की स्पीड डिपेंड कर रही है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि गेम जो हमारी होगी वो हर कंप्यूटर में एक जैसी ही बिहेव करे, एक जैसी चले। बेशक गेम लैग हो रही हो, बेशक स्लो गेम हो, बेशक जो मर्जी मसला हो गेम के अंदर, लेकिन हमारी गेम हर कंप्यूटर में उसी तरह चले जिस तरह मेरे कंप्यूटर में चल रही है। मैं गेम बना रहा हूँ, मेरे कंप्यूटर में जिस तरह भी चल रही है उसी तरह आपके कंप्यूटर में भी चले, उस तरह फलाना मेरे दोस्त के कंप्यूटर में भी चले, सबके कंप्यूटर में एक जैसी गेम चले, वरना तो गेम का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। तो ये हमने हल करना है और उसके लिए आ जाती है एक नई टर्म, और उस टर्म को हम कहते हैं डेल्टा टाइम। तो डेल्टा टाइम से क्या मुराद है? एक फ्रेम को पूरा होने में जितना भी वक्त लगता है उसको हम डेल्टा टाइम कहते हैं, सिंपल सी बात है। और इसको हमने कैलकुलेट किस तरह से करना है? एक तो ये तरीका है ना कि 1 को अगर हम डिवाइड कर दें टोटल फ्रेम्स पर सेकंड यानी कि FPS से, तो उससे हमारा डेल्टा टाइम निकल आता है। क्योंकि 1 एक सेकंड है ना, तो एक सेकंड को टोटल फ्रेम्स जितने भी हैं, मिसाल के तौर पे 60, तो फिर जो डेल्टा टाइम है वो 0.01666। इसी तरह अगर 120 के FPS के लिए डेल्टा टाइम होगा तो वो 0.00833। और जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि 60 FPS के लिए जो भी हमें डेल्टा टाइम मिल रहा है वो 120 FPS के लिए आधा है। और ये वो चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं ना स्पीड के, उसको हल कर देगी अगर हम डेल्टा टाइम के फैक्टर को भी स्पीड के अंदर शामिल कर दें तो। लेकिन हमने डेल्टा टाइम को बहुत ही सादे तरीके से कैलकुलेट करना है, दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है। वो ये है कि 2 फ्रेम्स के दरमियान जो टाइम है वो डेल्टा टाइम है, सिंपल एज दैट। गेम टाइम एट द एंड ऑफ करंट फ्रेम, अभी का जो फ्रेम है उसका गेम टाइम, ठीक है। और जो पिछली फ्रेम का था उसके गेम टाइम को अगर हम माइनस कर दें अभी के गेम टाइम से तो हमारा डेल्टा टाइम निकल आएगा। अब अगर हम बॉल की मूवमेंट डेल्टा टाइम के फैक्टर को ऐड करके, बल्कि मल्टीप्लाई करके करें तो वो किस तरह से होगा? अपडेट के अंदर हमारा है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1.0f मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टाइम। यानी कि जो भी हम ऐड करने लगे हैं, जो भी हम स्पीड डालने लगे हैं, शामिल करने लगे हैं हमारे x कंपोनेंट के अंदर, x पोजीशन के अंदर, उसको हमने पहले डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद हम उसको
एक्स के अंदर शामिल कर रहे हैं। तो इससे ये होगा कि 30 FPS में 0.03333 जो भी है वैल्यूज, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उससे भी एक मतलब क्वांटिटी में बॉल मूव कर रही है एक डायरेक्शन में। अब 60 FPS में वो चीज़ हाफ हो गई, 0.33333 0.1666 जो भी है वो हो गया। तो जब ये हाफ हो गई तो फिर से उतनी ही मूव कर रही है एक फ्रेम के अंदर जितना मूव करना चाहिए, और फिर 120 FPS में मजीद हाफ हो गए ये डेल्टा टाइम की वैल्यू। जो पॉइंट है वो ये है कि बेशक जो मर्जी FPS हो जाए, चूंकि हमने डेल्टा टाइम के फैक्टर को ऐड कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस वजह से अब जो भी मूवमेंट होगी हमारे गेम के अंदर वो हर कंप्यूटर में सेम होगी, बेशक गेम के फ्रेम्स पर सेकंड बहुत कम हो या बेशक बहुत ज़्यादा हो, और गेम का एक्सपीरियंस सेम रहेगा। अब हम फ़ौरन से डेल्टा टाइम को अप्लाई करते हैं। हम नीचे जाते हैं गेम रन के फंक्शन के अंदर, और यहाँ हम क्लॉक बनाते हैं, क्लॉक गेम टाइमर या गेम क्लॉक, और ये क्लॉक जो है ये SFML के अंदर से आ रहा है बाय द वे। फ्लोट डेल्टा टाइम इज इक्वल टू 0.0f। SFML चीज़ों को बहुत आसान बना देता है, लिहाजा हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेम के स्टार्ट में अगर हम रीस्टार्ट कर दें हमारी क्लॉक को, और फ्रेम के एंड में हम जो भी टाइम गुजरा उसको हम डेल्टा टाइम के अंदर सेव कर लें, तो इससे एक फ्रेम का टाइम हमें मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ डेल्टा टाइम इज इक्वल टू गेम क्लॉक डॉट गेट elapsed टाइम एज सेकेंड्स की सूरत में। यहाँ डेल्टा टाइम मिल गया, और फिर जब शुरू हुआ फ्रेम तो फिर से रीस्टार्ट हुआ, और फिर से हमें नया डेल्टा टाइम मिल गया। अब हम बार बार डेल्टा टाइम क्यों ले रहे हैं? हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हो सकता है गेम के अंदर कुछ ऐसे जो है मौके आ जाएं, कुछ ऐसे इवेंट्स आ जाएं कि जब गेम हमारी लैग होने लग जाए, गेम हमारी स्लो हो जाए या गेम हमारी तेज़ हो जाए, तो उस केस में हमें डेल्टा टाइम हमेशा चाहिए होगा। मतलब डेल्टा टाइम को अपडेट रखना होगा हमें हर फ्रेम में कि अब नया डेल्टा टाइम कौन सा है, उस नए डेल्टा टाइम के मुताबिक हमने चीज़ों को अपडेट करना है। तो यहाँ अपडेट के अंदर हम डेल्टा टाइम को पास कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा टाइम जो है वो मेंबर नहीं है हमारी क्लास का, और डेल्टा टाइम को हम चूँकि पास करें तो इसका मतलब ये कि हम फ्लोट डेल्टा टाइम के शॉर्ट भी हम फॉर्म भी हम यूज़ कर सकते हैं DT, ठीक है, डेल्टा टाइम DT एक ही चीज़ है, आई मीन कॉमन नॉलेज। और अब game.h में जाते हैं, और यहाँ भी हमें पैरामीटर में DT देना होगा। यहाँ जब हम speed.x ऐड कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे DT से, और इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे ताकि ये फीलिंग आए कि ये एक सेपरेट यूनिट है, राइट। एंड दैट इज़ हाउ वी अप्लाई डेल्टा टाइम। अब डेल्टा टाइम जो है वो बहुत कम कर देता है वैल्यूज़ को, तो लिहाजा हमारी जो 0.1 जो डिफ़ॉल्ट स्पीड थी वो बहुत कम हो गई है। तो अब हम इसको 400.0f सेट कर देते हैं, और हम फिर से विंडो सेट फ्रेम रेट वाला सीन करते हैं ताकि हमें पता लगे कि डिफरेंट FPS में क्या वाकई सेम एक्सपीरियंस होता है डेल्टा टाइम से या डिफरेंट होता है, और अगर डिफरेंट होता है तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं डेल्टा टाइम का। इसको अभी के लिए कमेंट करते हैं और हम पहले सिंपल चेक करते हैं। ऑलराइट, एक एरर आ रहा है, और वो एरर है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, एज सेकेंड नहीं एज सेकेंड्स। अभी हमने कोई फ्रेम रेट लिमिट नहीं सेट की हुई, तो मैं इसको खेलता हूँ, राइट। तो बॉल देख सकते हैं किस तरह से चल रही है, इसको नोट करें इस स्पीड को। बड़ी प्यारी बड़ी साफ़ सुथरी स्पीड वैसे है बॉल की, बहुत स्मूथ मूव कर रही है, एंड दैट्स गुड यार, बहुत आला। लेकिन अब हम इसको क्लोज करते हैं, और अब हम FPS की लिमिट 60 कर देते हैं। हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। ऑलराइट, लेट्स डू इट। वाओ, कोई फ़र्क नहीं आया, लिटरली मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़र्क आया। जो स्पीड थी ना बॉल की, जो सारा हमारा गेम का कॉन्सेप्ट था, जो एक्सपीरियंस था, वो सेम है। अब मैं इसको 60 की बजाय 30 करता हूँ। 30 पर गेम थोड़ी बहुत लैग फील होता है, लेकिन बावजूद इसके आप देखेंगे कि बॉल की स्पीड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बॉल की स्पीड वही फील हो रही है, वही एक्सपीरियंस आ रहा है, बेशक हमारी गेम लैग हो रही हो, रो रही हो, बॉल की स्पीड वही है, क्योंकि हम डेल्टा टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट। अब मैं इसको अगर 15 भी कर दूँ, ये ना थोड़ा एक्सट्रीम जाते हैं ना, सिर्फ 15 FPS में तो गेम लैग हो रही है, आप देख सकते हैं पैडल रो रो के फॉलो कर रहा है कर्सर को, लेकिन बॉल उसी तरह मूव कर रही है। मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं, शायद आया होगा हल्का फुल्का डिफरेंस, लेकिन एक्सपीरियंस जो मैं चाह रहा था, जो प्लेयर को एक्सपीरियंस मिले, वो सेम ही है, राइट। बेशक गेम लैग हो रही है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री, एडवांस मूवमेंट और डेल्टा टाइम के इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको ये समझा सकूं। मुझे बल्कि टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, क्योंकि मैं इस सोच में फंसा हुआ था कि मैं किस तरह से
ये कॉन्सेप्ट्स बता पाऊंगा आप लोगों को। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और मैं वाकई जानना चाहता हूँ, मैं फीडबैक आपका लेना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई मज़ा आया कॉन्सेप्ट्स को देखने में और समझने में, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं ये दोनों। और जब मुझे इन दोनों चीज़ों का पहली बार पता चला था तो मैं तो लाइक कहता है ना, दिमाग खुल गया, खास तौर पे ट्रिगोनोमेट्री के जो फार्मूलाज थे और जो मैंने अप्लाई किए। दैट्स इट। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।